अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीबी के बारे में, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। जो जरासीम जिनकी वजह से ये ट्यूबरक्लोसिस होती है उनको हम कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और इसको फिर मुख्तसर हम टीबी या ट्यूबरक्लोसिस कह देते हैं। ये जो जरासीम होते हैं ये एक इंसान से दूसरे इंसान को सांस की नाली के ज़रिए आमतौर पर फैलते हैं, और बुनियादी तौर पर वो लोग जिनकी मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो, वो लोग जिनका जो स्टीरॉयड नामी जो दवाइयाँ होती हैं जिनको हम इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ कहते हैं, और बाज़ लोग जिनको ट्रांसप्लांट हुआ होता है तो वो भी इस तरह की दवाइयाँ यानी इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ ले रहे होते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे लोग जो हैं वो जब जेलों में रहते हैं, प्रिजन्स में या किसी एक जगह पे रहते हैं, तो इस तरह के लोग जो हैं उनमें ये बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि आमतौर पर तो ये होता है कि जब भी कोई जरासीम हमारे सांस की नाली में जाते हैं तो वहाँ पे एक बलगम होता है, म्यूकस होता है जो इनको पकड़ लेता है और अक्सर हम इसको बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ये एक रॉड शेप्ड होता है और ये बहुत ही सख्त जान होता है, यानी ये बाहर पड़ा भी रहता है तो आम जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं, जो एंटीसेप्टिक हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो इसको आमतौर पे नहीं मार पाते। तो जब ये हमारे सांस की नाली में जाता है तो पहले तो ये बचता है उस म्यूकस से, उस रेशे से जो इसको ट्रैप करने की कोशिश करता है। उसके बाद ये सांस की नीचे जो नालियाँ होती हैं जिनको हम ब्रोंकाई कहते हैं, और नीचे फिर मज़ीद जो है वो ब्रोंकियोल्स होते हैं, तो उनमें जाके जो है वो पहुंच जाता है वहाँ पे। और जब वहाँ पे पहुँचता है तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम होता है, तो वो इसको पकड़ने की कोशिश करता है मैक्रोफेज के ज़रिए। मैक्रोफेज क्या करेगा कि आमतौर पे बाकी जरासीम की तरह वो इसको भी अपने अंदर ले लेता है, जिसको हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। और उसके बाद अक्सर जरासीम और बैक्टीरिया और वायरसेस को ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम, डिफेंस सिस्टम होता है, इसका बहुत बड़ा एक यानी कि एक हथियार है। तो वो अपने अंदर मौजूद एक चीज़ जिसको हम लाइसोसोम कहते हैं, उसके साथ इसको जो इसने फेगोसाइटोज किया था, जिसको हम फेगोसोम कहते हैं, उसको मिक्स करता है, और जो लाइसोसोम के अंदर से कुछ प्रोटीन निकल के इसको मारती हैं, जरासीम को आमतौर पर मारती हैं। लेकिन टीबी का जो जरासीम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसके अंदर ये सलाहियत होती है कि बजाय इसके कि वो इसको मारे, तो ये अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसी प्रोटीन का खराज करते हैं कि ये उसको मारने की सलाहियत नहीं देते या महरूम कर देते हैं। ना सिर्फ ये करते हैं बल्कि अपनी तादाद को बढ़ाते रहते हैं। अब जब ये जो फेफड़े होते हैं हमारे, वहाँ पे एल्वियोलाई होती हैं, जो थैलियाँ होती हैं, जिसको हम कहते हैं सांस की का जो पूरा सिस्टम है उसके अंदर ये थैलियाँ होती हैं, तो वहाँ पर ये फिर अब रहता है, और इसके इर्द गिर्द हमारा इम्यून सिस्टम इसके इर्द गिर्द अपनी दीवार बना लेता है। तो इसको आमतौर पे हम ये बेसिकली प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं। और ये जो लंग्स में या फेफड़ों में ये जो बन गया था एक एरिया जहाँ पे जरासीम है अंदर और बाहर हमारा इम्यून सिस्टम दीवार बना के खड़ा है, तो इसको हम गॉन फोकस कहते हैं। तो बाज़ ये प्राइमरी इन्फेक्शन जो है इसमें अलामात ज़्यादा नहीं आती, और ये जब भी किसी इंसान के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जाता है तो 3 हफ्ते बाद ये प्रोसेस शुरू हुआ था, और फिर ये वहाँ पर बैठा रहता है। अब ये जो प्राइमरी इन्फेक्शन है जिसको हम गॉन फोकस कहते हैं, और बाज़ हमारे फेफड़ों के साथ जहाँ पे सांस की नाली 2 में तब्दील होती है, कैराइना उसे कहते हैं, तो वहाँ पे कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं, गिल्टियाँ होती हैं, तो ये उनमें से कुछ में जाता है, उसमें इन्फेक्शन करता है। और इस दोनों चीज़ों को, यानी ये जो लिम्फ नोड बड़े थे जिसे लिम्फेडेनाइटिस कहते हैं, तो ये हाइलर लिम्फ नोड्स होते हैं, तो उनको वहाँ पे इन्फेक्शन को, और नीचे जो गॉन फोकस था इसको हम गॉन कम्प्लेक्स कहते हैं। तो अक्सर लोगों में तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। यानी ये आप अंदाज़ा करें कि दुनिया में 2 से 2.5 अरब लोग जो हैं उनके अंदर ये जरासीम है, लेकिन इनमें से 90% ऐसे लोग हैं जिनके अंदर अलामात नहीं आ रही होती, उनके अंदर ये चुप करके बैठा रहता है, या तो ये ठीक हो जाएगा। अक्सर हम लोगों का एक्सरे देखते हैं तो हमें हाइलर लिम्फ नोड्स जो हैं बड़े हुए मिलते हैं, लेकिन वो ठीक हो चुके होते हैं, और इसे हम रैंकी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। लेकिन बाज़ लोगों में ये अंदर मौजूद रहेगा, ये बैठा रहेगा चुप करके, लेकिन ज़िंदा होगा, थोड़ी बहुत अपनी यानी तादाद बढ़ाएगा, लेकिन बैठा रहेगा सालों तक, फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। तो वो इस इन्फेक्शन को हम कहते हैं लेटेंट इन्फेक्शन। लेकिन जब कोई जो शख्स है उसको फ़र्ज़ करें उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है किसी भी वजह से, जैसे मैंने जिक्र किया था कि एड्स का मरीज़ होता है, HIV का, या इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ ले रहा है, या ट्रांसप्लांट के बाद, यानी कि ट्रांसप्लांट जो करवाते हैं तो उसके बाद दवाइयाँ दी जाती हैं, तो अगर उनको प्राइमरी इन्फेक्शन होगी तो फौरी तौर पे ये पूरे फेफड़ों में फैल जाएगी, जिसे हम प्रोग्रेसिव इन्फेक्शन कहते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात अगर किसी टाइम पे हुई ज़िंदगी में, फिर बहुत साल तक ये चुप करके बैठा रहता है, ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। और उसके बाद जब वो इंसान का मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है तो फिर ये पहले पूरे फेफड़ों में
फैलता है और फिर पूरे जिस्म में चला जाता है। तो इसको हम रीएक्टिवेशन ट्यूबरक्लोसिस, यानी टीबी जो है, जो पहले लेटेंट रही थी हमेशा, अब जैसे उसको मौका मिला है, मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो गया है, तो फिर वो पूरे जिस्म में फैल जाता है। ये छोटे छोटे ग्रैनुलोमास बनते हैं हमारे फेफड़ों के अंदर, जिसको हम केशियस ग्रैनुलोमा के जैसे चीज़ होता है, पनीर होता है, तो इस तरह का इसका सेंटर होता है जिसकी नेक्रोसिस हो जाती है, तो इसे केशियस ग्रैनुलोमस कहते हैं। अब ये जब पूरे फेफड़ों में फैल जाएगा तो वहाँ पे ये कैविटीज़ भी बनाता है, यानी वहाँ से ये हर तरफ फैलता है, हमारा इम्यून सिस्टम इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। इसको मिलियरी टीबी कहते हैं। लोगों को बुखार होता है हल्का हल्का, ख़ास तौर पे शाम के वक्त, त्रेलियाँ या पसीना आता है, इसी तरह से उनको भूख कम लगती है, वज़न कम होता जाता है, तो बाज़ औक़ात लोगों को वो थूक फेंकते हैं तो उसमें खून आता है, जिसे हिमोप्टिसिस कहते हैं, क्योंकि जहाँ पे ये फेफड़ों में मौजूद है वहाँ पे खून की नालियाँ भी गुजर रही हैं, तो उनको भी नुकसान दे रहा होता है, जिसकी वजह से खून थूकना शुरू कर देता है मरीज़। और अगर जिस्म के बाकी हिस्सों में भी ये फैल जाए, जैसे कि दिमाग में जाएगा तो वहाँ पे मेनिंजाइटिस कर देगा, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस, हड्डियों में जाएगा तो ट्यूबरकुलस ओस्टियोमाइलाइटिस कर देगा, जो हमारे रीढ़ की हड्डी के मोहरे होते हैं जिसको लंबर वर्टेब्रा कहते हैं, अगर वहाँ पे जाएगा तो पॉट डिजीज़ कर देगा। अगर हमारे गुर्दों में को मुतासर करेगा तो हमारे पेशाब में बहुत ज़्यादा जो वाइट ब्लड सेल आएंगे, इसे स्टीराइल पायूरिया कहते हैं, वो कर देगा। गुर्दों के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स पड़े होते हैं, अगर उनको भी ये इन्फेक्शन देगा तो उसको फिर वो उसका काम मुतासर हो जाएगा, कार्टिसोल नहीं बनेगा, मिनरल कॉर्टिकॉइड नहीं बनेगा, इसको एडिसन डिजीज़ कहते हैं, वो कर देगा। यानी मुख्तलिफ हिस्सों में जब ये फैलता है तो ये मुख्तलिफ किस्म के फिर प्रॉब्लम करता है, और ख़ासतौर पर गर्दन में फिर लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं, जिसको स्क्रोफुला कहते हैं। तो अगर एक दफ़ा ये बहुत ज़्यादा फैल जाए तो बहुत ज़रूरी है कि इसको वक्त पे तशख़ीस की जाए। और हिस्ट्री के अलावा, यानी अगर किसी के घर में किसी को टीबी हुई थी तो आगे फैलने का डर होता है। हिस्ट्री के अलावा अहम बात है कि हम टेस्ट करते हैं जिसको हम पीपीडी कहते हैं, प्यूरिन, इसे हम कहते हैं बेसिकली ये प्योर प्रोटीन डेरिवेटिव। तो ये जो पीपीडी है, प्रोटीन डेरिवेटिव है, ये बुनियादी तौर पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का ही एक प्रोटीन होती है। उसको जिल्द के ऊपर के हिस्सों में इंजेक्ट किया जाता है, उसको टीका लगाया जाता है, और 48 से 72 घंटे के बाद अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ा हुआ हो तो पीपीडी पॉजिटिव का मतलब है कि ज़िंदगी में कभी ना कभी तो हुई है इन्फेक्शन, लेकिन ये नहीं बताता कि ये अभी भी है, एक्टिव है, या ये पुरानी हुई है, या फिर वो जो टीका लगता है, हम टीबी का टीका लगवाते थे, फिरकी वाला टीका, उसे पाकिस्तान में कहते हैं बीसीजी वैक्सीन का, तो उसमें भी ये पॉजिटिव आ जाता है। अगर तो बीसीजी वैक्सीन लगी थी तो उस वजह से पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन अगर वो नहीं लगी थी तो हो सकता है कि या तो पुरानी इन्फेक्शन है या नहीं। तो फिर इसका तरीका ये है कि हम एक और टेस्ट करवाते हैं जिसको हम कहते हैं कि IgRA, यानी IgRA जो है बुनियादी तौर पे ये इंटरफेरोन गैमा रिलीज ऐसे इसका पूरा नाम है, कि जब हमारा इम्यून सिस्टम इसके साथ लड़ाई कर रहा होता है तो हमारे इम्यून सिस्टम में जो मैक्रोफेजेस, टी सेल्स होते हैं, तो वो इंटरफेरोन भी कुछ साइटोकिन्स का अखराज करते हैं, जैसे इंटरल्यूकिन 1 है, इंटरल्यूकिन 6 है, और उसमें इंटरफेरोन गैमा भी होता है। तो जो IgRA टेस्ट है ये भी किया जाता है देखने के लिए कि ये फ़र्क डाल देगा कि BCG की वजह से होगा तो ये पॉजिटिव नहीं आएगा, ये सिर्फ उस वक्त पॉजिटिव आएगा जब इन्फेक्शन हुई हो पुरानी, या नई इन्फेक्शन चल रही हो, तो उसके बारे में ये बड़ा अच्छा टेस्ट है। और इसी तरह से एक और टी स्पॉट टेस्ट आजकल करवाया जाता है, जो इफेक्टिव टी सेल जो ये अखराज करते हैं इंटरफेरोन का, तो अगर वो मौजूद है तो इसका मतलब है इन्फेक्शन चल रही है। किसी का अगर PPD पॉजिटिव आ जाए, इसी तरह से किसी का अगर IgRA पॉजिटिव आ जाए, टी स्पॉट पॉजिटिव आ जाए, तो फिर हम चेस्ट एक्सरे करवाते हैं देखने के लिए कि जो फेफड़े हैं उनके अंदर कहाँ कहाँ पे इन्फेक्शन, क्योंकि फेफड़ों में जब ये फैलता है तो ये ब्रोंकोनिमोनिया कर देता है, तो वो कंसोलिडेशन है, कैविटेशन है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हमें एक्सरे पे मिल जाती हैं। हाइलर लिम्फ नोड्स का बड़ा वो होना, बाज़ का प्लूरल फियन हो जाती है, बाज़ का अगर बहुत ज़्यादा फैल रहा हो तो न्यूमोथोरिक्स हो जाता है, तो ये चीज़ें हमें मिल जाती हैं एक्सरे से। यानी आपने PPD टेस्ट किया, IgRA टेस्ट किया, एक्सरे किया, और इसी तरह से फिर अगर किसी को थूक भी आ रहा हो और उसके अंदर खून हो तो फिर हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, कि हम कैमरा डालते हैं सांस की नाली में एक ट्यूब की मदद से, और फिर वहाँ से हम कुछ बायोप्सी भी ले लेते हैं, और हम वो जो मवाद लेते हैं, एस्पिरेशन करते हैं जो थूक की या स्पूटम की, तो उसमें फिर हम टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि हम एक स्टेनिंग करवाते हैं, ज़ेडन स्टेनिंग कहते हैं उसे, ज़ील नील्सन स्टेनिंग, क्योंकि ये रेड कलर का होता है अपनी कोटिंग की वजह से, जो बाहर वाली कोटिंग की वजह से। इसी तरह से फिर हम कल्चर करवा सकते हैं, PCR करवाते हैं, वो जो मवाद हमने कैमरे की मदद से निकाला था तो उसका। और बाज़ का पाकिस्तान में आपको पता है वो थूक के 3 टेस्ट करवाते हैं सुबह सुबह, वो भी ज़ेडन स्टेनिंग और PCR, और ये जो ख़ास तौर पे कल्चर वगैरह हैं, ये वही चीज़ें होती हैं, तो वैसे भी करवा सकते हैं,
और अगर ब्रोंकोस्कोप के ज़रिए निकाला जाए तो वो भी मुमकिन है। तो जब एक दफ़ा तशख़ीस हो जाए तो फिर ये फैसला किया जाता है कि ये लेटेंट टीबी है या एक्टिव टीबी है। अगर तो लेटेंट का मतलब ये है कि उसमें जो पीपीडी जो है पॉजिटिव आएगा और लेकिन जो IgRA पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन एक्सरे क्लियर होगा, बाकी चीज़ें क्लियर होंगी। तो उस सूरत में फिर क्या है कि उस सूरत में हमें जो है वो जाना पड़ता है कि ये एक्सरे वगैरह की तरफ। तो एक्सरे नेगेटिव होगा, यानी जो लेटेंट है उसमें एक्सरे नेगेटिव होगा, और जो एक्टिव है तो उसमें जो एक्सरे है वो पॉजिटिव होगा। तो ये एक फ़र्क होता है। और इसके अलावा जो हमें एक चीज़ समझनी है कि जो एक्टिव टीबी है, एक्टिव टीबी के अंदर हमें क्या मिलेगा। एक्टिव टीबी के अंदर हमें मिलता है कि ना सिर्फ ये कि पीपीडी पॉजिटिव होगा, बल्कि IgRA भी पॉजिटिव होगा, और एक्सरे में भी प्रॉब्लम आएगा, और बाकी चीज़ों में भी हमें मिल जाएगा जो स्पूटम टेस्ट है कि वहाँ पे भी टीबी के जो जरासीम हैं उनके असरात हमें मिल जाएंगे। तो बेसिकली जब एक दफ़ा ये पता चल जाए कि ये लेटेंट है या एक्टिव है तो उसी हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं। यानी लेटेंट के लिए हम देते हैं आइसोनायाजिड देते हैं तकरीबन 9 महीने के लिए, सिर्फ आइसोनायाजिड की गोली। लेकिन अगर 4 महीने के लिए देते हैं तो रिफामाइसिन। ये है लेटेंट टीबी कि जिसमें अभी वो एक्टिव नहीं है। लेकिन अगर एक्टिव किसी को टीबी है तो 2 महीने के लिए 4 गोलियां हम देते हैं, जिसमें आइसोनायाजिड है, राइफेम्पिन है, इथेम्ब्यूटोल है और पायराजिनामाइड है। और क्योंकि आइसोनायाजिड की वजह से हमारा जो विटामिन B6 है उसकी कमी होती है, तो शायद पायरिडॉक्सिन भी देते हैं। लेकिन 2 महीने ये करेंगे, और अगले 6 महीने के लिए, ये 4 महीने के लिए, ये आपका डॉक्टर पे डिपेंड करता है, तो वो आइसोनायाजिड और राइफेम्पिन देगा। तो ये इससे क्या होगा कि इससे टीबी जो है वो जान छोड़ देगी मरीज़ की। लेकिन क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है और एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है, तो उस सूरत में फिर FDA ने 3 दवाइयों का एक कॉम्बिनेशन बताया हुआ है, जिसके अंदर शामिल है प्रीटोमानिड, और इसी तरह से बेडेक्विलिन है और लिनिजोलिड है। इनके बारे में कहा जाता है कि एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंस जो टीबी के केस हैं वो भी 90 से 95% इलाज हो जाता है इनकी मदद से। तो ये था दोस्तों टीबी के बारे में पूरी एक बात। आप ज़रूर पढ़ें टीबी के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान जैसे माशरों में, इंडिया और श्रीलंका और बांग्लादेश में टीबी बहुत ज़्यादा है। इस पर बात कम होती है क्योंकि गरीबों की बीमारी है, इसलिए कम बात करते हैं। लेकिन इसके बारे में ज़रूर आपको इल्म होना चाहिए। दोस्तों, आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे शेयर का ऑप्शन है, तो दोस्तों रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और अपनी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।